Hello everyone. Welcome to the Advanced Learning by RK Sir. Advanced Learning by RK Sir के चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम है प्रखर मिश्रा और मैं आज आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं एमसीक्यू सीरीज का जो इंडियन पॉलिटी का संसद पार्ट 2 है। इंडियन पॉलिटी का संसद भाग 2 के एमसीक्यूज हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को कुछ भी तरह का कोई डाउट है, चाहे लेक्चर से रिलेटेड, चाहे आगामी मतलब हमारे चैनल से संबंधित कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपका क्या है, बार बार मैं हर वीडियो बताता हूँ, 8840 इस नंबर पर आप क्या करोगे, हमें व्हाट्सएप करोगे, जिससे हम आपकी हेल्प जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है प्रखर मिश्रा। तो हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने चैनल को लेक्चर को। आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का पद कौन सा है। मतलब इसमें से कौन सी, मतलब कहना ये चाहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है। 6 साल उसका कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या उससे अधिक आयु जो पहले पूरी हो जाए, या 64 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब कि कार्यकाल पूछना चाहता है, ये किसका कार्यकाल, कार्यकाल हमसे पूछना चाहता है आपका सॉरी गाइस, कार्यकाल पूछना चाहता है आपका सीएजी का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो यहाँ देखो जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा कि 6 वर्ष या उससे अधिक आयु जो पहली हो जाए, जो पहले पूरा हो जाए। मतलब देखो कहना ये चाहता है कि 6 साल का कार्यकाल हो सकता है, या क्या हो सकता है, या हो सकता है 65 साल की आयु, दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए। 65 साल की आयु दोनों में से जो पहले पूरी हो जाएगी उस पर सीएजी को क्या करना होगा, हटना पड़ेगा। सीएजी को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। किस आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर आपका कौन सा, 148। आर्टिकल नंबर 148 से आपका सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, देखो सीएजी क्या होता है, सीएजी जो है ना एक तरह से कहा जाता है सरकार का एजेंट है। क्या है, सरकार का क्या है, सॉरी संसद का क्या है, संसद का एजेंट है। सीएजी किसका एजेंट है, संसद का एजेंट है। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि निम्नलिखित में से संसद का एजेंट कौन सा है, तो संसद का एजेंट हमने लगा के आए थे सचिव को, सचिव को लगा के आप आए थे। वो संसद का सचिव है यार, एजेंट नहीं है। एजेंट कौन है, एजेंट है आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी है। ठीक है, और देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, सीएजी जो है वो एक महत्वपूर्ण पद है। सीएजी क्या है, एक महत्वपूर्ण पद है। ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो सो गाइस देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आज। ठीक है, अच्छा इनको हटाने के लिए क्या है, इनको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। किसकी तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही महाभियोग लाना पड़ेगा। सो गाइस देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से त्रिशंकु संसद का वर्णन करता है। त्रिशंकु संसद का वर्णन इसमें से कौन सा शब्द कर रहा है। त्रिशंकु संसद मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 जो हमारे पास दिया है वो कह रहा है ऐसी संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कह रहा है ये अस्पष्ट है, स्पष्ट बहुमत नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। स्पष्ट बहुमत नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं हुआ है, ये बिल्कुल नहीं है। संसद में कार्य करने के लिए कोरम का अभाव है, ये भी नहीं है। एक दिवालिया संसद, ये भी नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ऐसी संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो वो क्या कहती है, त्रिशंकु संसद चलाती है। जैसे मान लिया कि आज बीजेपी है और एक मान लो कोई और पार्टी है। ठीक है, सॉरी मान लो ये ए पार्टी है, मान लो ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, सी पार्टी है। ठीक है, त्रिशंकु मतलब ये मत समझना कि तीन ही पार्टी होती है। चलो मान लिया डी पार्टी है। अब क्या होता है कि अपने पास क्या हुआ कि 100 सीटों पे वोटिंग हुई और इसमें से ये क्या किया भाई साहब, 20 पा गए, ये भाई साहब 15 पा गए। ठीक है, ये भाई साहब आपके पा गए 15 और। ठीक है, और ये भाई साहब अकेले 50 पा गए। अब क्या है कि 50+1 से हमारी क्या होनी थी, सरकार बननी थी। ठीक है, जाहिर सी बात है जीत के आए हैं, ये जीत के आए हैं, ये नंबर जो है वो जीत के तो आया है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। वो गवर्नमेंट को नहीं बना सकता क्योंकि 50+1 नहीं है। तो वो क्या करेगा, या तो इन 15 वाले को मिलाए या तो इन 15 वाले को मिलाए। ठीक है, तो ये भाई साहब इधर क्या करते हैं ना, इधर क्या करते हैं, इधर इधर मान लिया हुआ क्या कि ये 20 और 15 वाले एक हो गए, यानी ये खुद अपने आप में कितने हो गए, 50 हो गए, यानी ये भी 50। अब इनका कोई एक ऐसा विधायक है जो इसमें आ जा रहा है, या सांसद है जो इसमें आ जा रहा है, तो ये भी सरकार बना सकते हैं। तो जब इस तरह से सरकार
बनती है, यानी किसी भी सरकार के पास क्या है, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, हर पार्टी दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ऐसी संसद जो कहते हैं त्रिशंकु संसद कहते हैं, ऐसी संसद को त्रिशंकु संसद कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं, त्रिशंकु संसद। किसे कहते हैं, मैंने बताया था अभी, समझाया पूरा, उसे कहते हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है, शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो शून्यकाल होता क्या है, पहले तो आप लोग हमें ये बताइए। तो देखो, शून्यकाल हुआ या फिर मतलब क्या कहते हैं, ये प्रश्नकाल हुआ, इसमें जो होते हैं ये सारे संसद के काल होते हैं। किसके काल होते हैं, संसद के काल होते हैं। अब संसद में देखो 3 तरह के तो काल होते हैं। ठीक है, 3 तरह के काल मतलब 3 तरह के टाइम्स होते हैं। ये टाइम होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, टाइमों में हमने बांट रखा है। जैसे संसद तो इतनी बड़ी जगह है, अब संसद में क्या है, हर जगह सबको बोलने का मौका दिया जाए, सबको सब कुछ किया जाए, तो आसानी से नहीं हो सकता। तो देखो उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए बना दिया गया है सिस्टम। पहला सिस्टम क्या कहलाता है, प्रश्नकाल। पहला सिस्टम कहलाता है प्रश्नकाल। ठीक है, तो प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहला घंटा होता है। सामान्यतः क्या होता है, दोपहर का समय होता है। ठीक है, जब आपका सदन की कार्यवाही शुरू हुई, मान लिया सदन की कार्यवाही शुरू होती है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे कार्यवाही शुरू हुई, तो इसका प्रथम 1 घंटा यानी 10 से 11, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रश्नकाल। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी सांसद क्या करता है, सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। सरकार मतलब जो भी पार्टी सत्ता में है, उससे कोई भी सांसद क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न उठा सकता है। अब उसके बाद दूसरा आता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है वो बता देता हूं आपको, एक बार रुक जाओ। हाँ, अब आता है शून्यकाल। तो शून्यकाल क्या होता है वो देख लेते हैं। शून्यकाल जो होता है वो ये होता है कि जब सदन में प्रश्नकाल के बाद लगातार, मतलब प्रश्नकाल के बाद जो है तुरंत बाद लगभग 12 बजे से, लगभग 12 बजे दोपहर से क्या होता है, शून्यकाल शुरू होता है। जिसमें क्या करना रहता है, सांसद अध्यक्ष से अनुमति लेकर के, संसद क्या करते हैं, संसद अनुमति लेते हैं अध्यक्ष से। किससे लेते हैं अनुमति, अध्यक्ष से लेते हैं। संसद अध्यक्ष से अनुमति लेकर के किसी महत्वपूर्ण विषय से संसद को अवगत कराते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय से संसद को अवगत कराने का कार्य करते हैं कौन, हमारे सांसद महोदय। ठीक है, तो ये कहलाता है शून्यकाल। सामान्यतः कब से कब तक, दोपहर 12 बजे से होता है। ठीक है, अब जो प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टार्ट और एक होता है अनस्टार्ट, मतलब एक बिना स्टार वाला, और एक होता है नाम तारांकित, गैर तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है, तारांकित प्रश्न का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो प्रश्न पूछने वाला है ना, वो मौखिक जवाब चाह रहा है। ठीक है, और तत्काल जवाब चाह रहा है, मतलब वो मौखिक जवाब भी चाह रहा है और तत्काल जवाब भी चाह रहा है। जैसे एक सांसद महोदय खड़े हुए और दूसरे सांसद महोदय से लगे सवाल पूछने। ठीक है, तो अब ये इससे तुरंत जवाब चाहते हैं और तुरंत चाहते हैं कि आप हमारा निवारण करो, और साथ ही साथ 5 प्रश्न और पूछ सकते हैं इस बहस में ये। ठीक है, और अगर आपने क्या किया, लिखित जवाब ले लिया, लिखित प्रश्न दिया, तो वो क्या हो गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन हो गया। लिखित का मतलब क्या हो गया, वो अनस्टार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रश्नकर्ता क्या है, लिखित उत्तर ही चाह रहा है। अब इसमें जब उत्तर लिख के आ जाएगा ना, तो इसमें आपके पास अनुमति नहीं है प्रश्न पूछने की, जो उत्तर उन्होंने लिख दिया उसी पे आप बने रहो। ठीक है, इसी तरह एक सिस्टम होता है सभा स्थगन। क्या होती है, सभा स्थगन। ठीक है, सभा स्थगन कितने देर के लिए होती है, सभा स्थगन मतलब होता है आपका संसद की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना। ठीक है, कॉलिंग ऑन अटेंशन मतलब किसी विशेष परिस्थिति में सभा को बुलाना। ठीक है, ये सारी चीजें रिलेटेड है, ये सारी चीजें रिलेटेड है हमारी पार्लियामेंट से। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारा कितना बन गया, प्रश्नकाल की अनुमति कितनी हो गई, प्रश्नकाल की अनुमति जो हुई वो हो गई आपकी 1 घंटा। प्रश्नकाल की अनुमति जो होती है वो 1 घंटा या फिर 30 मिनट होती है। तो देखो 1 घंटा तो देखो प्रश्नकाल की, सॉरी ये किसका पूछा है, शून्यकाल के अधिकतम समय सीमा पूछा है ना, तो शून्यकाल की सीमा जो होती है आधा घंटा होती है। ये कितनी होती है, आधा घंटा होती है, 30 मिनट। प्रश्नकाल के तो पूछा ही नहीं यार, 30 मिनट होती है। शून्यकाल की समय सीमा कितनी होती है, 30 मिनट होती है। अब देखो हमारे स्क्रीन पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की कुल ऐच्छिक सदस्यता जो कि राज्यों के बीच आबादी और राज्य क्षेत्र के बीच आधार पर वितरित की जाती है। लोकसभा की कुल ऐच्छिक सदस्यता जो कि किसी भी क्या की जाती है, राज्यों के बीच आबादी और राज्य के क्षेत्र के आधार पर वितरित की जाती है। अच्छा, भारत के 84वें संविधान संशोधन ने 42वें संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर फ्रीज को हटा दिया था। तो इसमें से कौन सा सत्य है,
तो देखो भाई, बिल्कुल लोकसभा की कुल ऐच्छिक सदस्यता जो होती है वो राज्यों के बीच आबादी और राज्य के क्षेत्र के आधार पर वितरित की जाती है। 101% सत्य है। 84वें संविधान संशोधन ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर फ्रीज को हटा दिया है, बिल्कुल हटा दिया था। तभी तो हमने क्या किया था, संसद की सदस्यों की संख्या बढ़ाई थी। कितना बढ़ाया था हमने, 400 कितना था, 400 कुछ से बढ़ा करके 545 किया था ना हमने, लगभग लगभग। वो किससे किया था, वो हमने इसी से तो किया था। देखो मैं आपको बता दूं कि देखो क्या हुआ था कि 489 से 545 कर दी गई थी, कितनी, 489 से 545 कर दी गई थी, ठीक है। अब चलो भाई देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम की, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी है, 545 ही है, 545 कैसे है, 545 533 जो है वो आती है राज्यों से, कहां से, राज्यों से। कितने राज्य, 28 राज्य, ठीक है। 12 कहां से आती है, 12 आती है यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। उसके बाद 2 जो है एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कौन नामित करता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय नामित कर देते हैं। तो हो गया 530, 12, 40, 2 42, 2 44, ठीक है। अरे सॉरी, ये यूटी से 13 होता है यार, यूटी से 13 होता है, तब ना 545 होता है, 545, ठीक है। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को दिया जाता है अगर वह कितनी सीटें कम से कम पा लेता है। लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने के लिए न्यूनतम कितनी % सीटें पानी पड़ेंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कितनी सीटें पानी पड़ेंगी। तो देखो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 5% सीटें नहीं, 10% सीटें नहीं, 15, 20, देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा 10% सीटें। अब इसको ऐसे समझो जैसे मान लो कोई पार्टी जो है 545 में से क्या कर रही है, 540.5 सीटें लेकर के आ रही है, मतलब लगभग 55 सीटें लेकर के आ रही है। तो वही हमारी विपक्षी पार्टी बन सकती है। अगर इससे कम सीटें हैं तो उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो विपक्षी पार्टियों के लिए भी क्या होती है, कई पार्टियां एक होकर के विपक्ष बनाती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि मतलब आपके 10% सीटें पानी होंगी तो ही आप विपक्ष के पार्टी कहलाओगे, ठीक है। विपक्ष के नेता इस समय कौन है, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से हैं और ये आपके विपक्ष के नेता हैं। इस समय नेता विपक्ष है हमारे यहाँ। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, अब ये हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि किस किस जो है संवैधानिक संशोधन से राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। तो इसमें देखो 6वां और 22वां संशोधन, 11वां और 42वां संशोधन, 7वें और 31वें संशोधन, इस तरह से दिया है। फिर 11वें और 42वें संशोधन। तो आपको सबसे पहले तो संशोधन पता होना चाहिए कि कौन कौन से संशोधन क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगर देखो मैं बात करूं आपका क्या कहते हैं 42वां संविधान संशोधन, तो ये आपका क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। तो इस तरह की चीजें 42वां संविधान संशोधन में कहीं नहीं कही गई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं हमारा 6वां और 11वां की बात कर रहा है। तो 6वें और 11वें में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, 6वें और 22वें में भी कोई बात नहीं थी, 11वें में रही थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ना वो 7वां और 31वां, ये सही है। 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो था वो इससे संबंधित था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं है। देखो अब ये क्या हो गई, ये समितियां आ गई। कौन सी समितियां, ये सारी समितियां हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, सरकारी आश्वासन की समिति, अनुमानित समिति। तो देखो जो एस्टिमेटिंग कमेटी होती है यानी अनुमानित समिति होती है ना, इसमें राज्यसभा का कोई नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें राज्यसभा का कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब वो चीजें देख लो आप एक बार, कैसे कैसे कमेटीज बनती हैं। तो कमेटीज के लिए आपको बता दो, देखो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति में आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लोग होते हैं। लोकसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं, 7 होते हैं आपके कहां से, राज्यसभा से। यानी टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 22। टोटल कितने होते हैं, 22 होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ठीक है। अब कह रहा है कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में कितने होती हैं, पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग में भी होते हैं 22। सिस्टम यही सेम यही सिस्टम, 15 लोग से और 7 जो है आपका वहां से। अब इसका काम क्या है, इसमें गवर्नमेंट का डेली खर्चा इनको देखना है। इनको क्या देखना है, गवर्नमेंट का डेली खर्चा निकालना है। डेली खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है उसका देखभाल करती है ये कमेटी। और लोक लेखा समिति क्या करती है, लोक लेखा समिति तो गवर्नमेंट के पैसों की देखभाल करती है भाई। ये क्या करती है, गवर्नमेंट के पैसों की देखभाल करती है ये कमेटी, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट कौन बनाता है, इसकी रिपोर्ट बनाता है सीएजी। सीएजी रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनको देते हैं। और ये क्या करते हैं, संसद में हल्ला करते हैं, लो भाई हो गया घोटाला, हम पकड़ लाए, ठीक है।
तो अब देखते हैं सरकारी आश्वासन की समिति, सरकारी आश्वासन की समिति, उसके बाद एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी जो होती है ना, इसको हम सदन की सबसे बड़ी समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदन की सबसे बड़ी समिति किसे कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी को। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 30। ठीक है, और 30 के 30 कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो आ चुका है। वोट ऑन अकाउंट ने केंद्र सरकार को अनुमति दे दिया। अब देखो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट ने केंद्र सरकार को किस तरह की अनुमति दे दिया, इस तरह की चीजें पूछ रहा है। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है कि एक तरह से केंद्र सरकार को एक विशेषाधिकार है। क्या विशेषाधिकार है? सार्वजनिक ऋण के लिए, आरबीआई से पैसा उधार लेने के लिए, राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए, विशिष्ट अवधि के लिए, भारत के समेकित कोष से पैसा निकालने के लिए। तो देखो ये तो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर डी सही है, लेकिन यहाँ पर जो एक केंद्र सरकार लिखा है ना, यहाँ पर मोस्ट प्रॉपरली क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। संसद को अनुमति दिया। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट ने क्या किया? संसद को अनुमति दिया। किस चीज के लिए? विशिष्ट अवधि के लिए भारत के समेकित कोष से पैसा निकालना। ये क्या करेंगे? बिल बनाएंगे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा निकाल लिया जाएगा। ठीक है, भारत के संचित निधि से पैसा, समेकित कोष से पैसा निकाल लिया जाएगा और जनता की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। देखते हैं हमारे पर हमारा अगला क्वेश्चन। मनी बिल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मनी बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यह घोषित करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। तो देखो मनी बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मनी बिल की बात कहाँ होगी? केवल और केवल लोकसभा में होगी। केवल और केवल कहाँ होगी? लोकसभा में होगी। ठीक है, अब कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष यह घोषित करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सही नहीं है। फिर कह रहा है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल वापस करना चाहिए और इसे 14 दिन के भीतर विचार के लिए भेजना चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही है। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल वापस करना चाहिए और इसे 14 दिन के भीतर के विचार के लिए भेजना चाहिए। ये भी आपका लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल वापस करना चाहिए और इसे 14 दिन के भीतर के लिए भेजना चाहिए। ये सही है, ये सही है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा में मनी बिल नहीं लौटा सकते। ये भी सही है। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही नहीं है और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो हमारे लिए बन जाएगा राइट आंसर। वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? मनी बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और मनी बिल के लिए आर्टिकल कितना है? 110। डिसाइड कौन करेगा? माननीय लोकसभा अध्यक्ष कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देना ही देना है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना तो लाया नहीं जा सकता, तो इस हिसाब से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ही ली जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य कौन चुनेगा? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जनता सीधे चुनेगी, विधानसभा के निर्वाचित लोग और लोकसभा। तो भैया राज्यसभा के सदस्य कौन चुनेगा? राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है? आपका राज्यसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं मिस्टर विधानसभा के निर्वाचित लोग द्वारा। देखो जो राज्यों की विधानसभा होती है ना, राज्यों की विधानसभा, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था राज्य से संबंधित कानून को जो है बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास ज्यादा है, पावर ज्यादा है राज्यसभा के पास। ठीक है, राज्यसभा के पास किसके किसके लिए पावर है? एक है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए पावर और एक है राज्यों के लिए पावर। इन दोनों के लिए पावर किसके पास ज्यादा है? राज्यसभा के पास ज्यादा है। लोकसभा सचिवालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। किसके नियंत्रण में आता है? देखो लोकसभा सचिव का जो पद होता है ना, वो किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जवाब कई लोग दे के आ रहे हो। ये वाला जवाब संसदीय कार्य मंत्रालय। अरे भाई संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं आता, वो आता है लोकसभा अध्यक्ष के। किसके आता है? लोकसभा अध्यक्ष के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? लोकसभा अध्यक्ष के अधीन आता है। ठीक है, वो कभी भी आपका इसके अधीन नहीं आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बिल के द्वारा वार्षिक राजस्व संग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है? किस बिल द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व संग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है? तो ये क्या हो जाएगा? अध्यादेश, वित्त विधेयक, धन विधेयक। तो देखो भैया धन विधेयक तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वित्त विधेयक हो सकता है। वित्त विधेयक ही सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि बजट हमने नाम सुना है ना, बजट, तो वही तो है वित्त विधेयक। और अध्यादेश क्या है? अध्यादेश तो तब लाया जाएगा जब कोई सदन कार्यवाही में नहीं है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 1, 2, 3 या फिर कुछ ऐसे है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश ला देंगे राष्ट्रपति महोदय, और राष्ट्रपति महोदय जब अध्यादेश लाएंगे तो उसे क्या करना है? सदन की कार्यवाही शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर हमें पास कराना है, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। ठीक है,
तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अब अनुच्छेदों की जब बात आती है ना, तो मैं कहता हूं आपसे सारे के सारे अनुच्छेद आप लोग क्या किया करो, एक बार पढ़ डाला करो। जैसे 115 क्या है, 183 क्या है, 221 क्या है, 249 क्या है, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता रहती ना तो आप ऑटोमेटिक लगाते क्या, 249। आर्टिकल 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अब आपको करना क्या है, ये 115, 183 और 221 चाहे गूगल करके, चाहे बुक से, चाहे किसी भी मदद से आपको पढ़ना है कि ये क्या आर्टिकल्स है, क्या कहते हैं, ठीक है, और इसको हमारे कमेंट में जवाब देना है आपको। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी हमारी जो होती है वो सबसे बड़ी कमेटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुमानित समिति, अनुमानन समिति, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी। अब मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि लोकलेखा समिति के बारे में बताऊं, आपको सार्वजनिक उपक्रम की समिति के बारे में बताऊं, या फिर संयुक्त संसदीय समिति के बारे में बताऊं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो चीजें मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबा ही खींचेगा, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पर जो आ चुका है, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन लगाते हैं, हाँ, केरल में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो केरल राज्य के संसदीय सीटों की संख्या, देखो ऐसे यार कई बार पूछ लेता है, ठीक है, गोवा का पूछा उसने, केरल का पूछा, ठीक है, ऐसे कई बार पूछ लेता है। तो केरल में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है, 20 है। 20 क्या है, लोकसभा है, लोकसभा 20 है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें आपकी हो जाएंगी कितनी, 9 राज्यसभा सीटें हैं, 9, 20। और उत्तर प्रदेश से आपको पता होना चाहिए, इसी तरह आपको बिहार से पता होना चाहिए। मतलब देखो ये क्यों क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन तब पूछता है जब करंट में उसी राज्य के चुनाव हुए हो, ठीक है। अब जैसे मान लो लोकसभा चुनाव होंगे और उसके बाद आप कोई एग्जाम दे रहे होगे, तब तो भाई आपको सारे राज्यों का पता होना चाहिए। और जैसे मान लो उस राज्य के चुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री वगैरह के, इन सबके, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा पूछता है विधायकों की संख्या कितनी थी, कौन सी पार्टी जीती थी, इस तरह ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गाइस देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के प्रचार के लिए अधिसूचना जारी करता है। मतलब विधायी सत्र के प्रचार के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, तो ये जारी करने का काम किसका होता है। तो विधायी सत्र के लिए जो विचार की जो अधिसूचना होती है वो कौन जारी करेगा, वो जारी करेंगे मिस्टर राष्ट्रपति। मिस्टर राष्ट्रपति क्या करेंगे आपके, वो जारी करते हैं विधायी सत्र के प्रचार के लिए आपका क्या, सत्र के लिए प्रचार अधिसूचना जारी कर देंगे। अधिसूचना है ये, अधिसूचना नहीं है, अधिसूचना है ये, अधिसूचना जारी करते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, अधिसूचना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय कार्यकारिणी में कौन कौन शामिल होता है। तो भारत की केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, देखो इतने सारे नाम इसमें दिए हुए हैं, इतने सारे नाम इसमें दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। क्या कह रहा है, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, अच्छा, केवल राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, अच्छा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रिपरिषद और लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय कार्यकारिणी में कभी भी आपसे क्या होता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं आती, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं आती। तो केंद्रीय कार्यकारिणी में कौन होता है, केंद्रीय कार्यकारिणी में होते हैं मिस्टर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, मिस्टर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने लगातार 2 कार्यकाल संभाला है। लगातार 2 कार्यकाल संभालने वाले राष्ट्रपति का नाम अगर आपको अब तक नहीं याद हुआ है तो आपसे बेकार कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यार इसमें मैंने आपको बार बार बताया है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल संभाला है। कब से कब तक, 1950 से 1962 तक, ठीक है। उसके बाद आपको बता देता हूँ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम आया, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। कब से कब तक, 62 से 67, 1962 से 67 तक क्या थे, हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, 62 से 67, ठीक है। उसके बाद देखो ये 67 है, उसके बाद कौन है, दोनों तो कुछ है ही नहीं, जाकिर हुसैन की बात किया है। तो जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति से तीसरे वाले, तो 67 से 69 यानी केवल 2 साल लेते रहे, कितने साल, 2 साल, 67 से 69, ठीक है। शुरू के कम से कम 5 को आप लोग याद कर ही जाओ यार कि कौन क्या था, ठीक है। तो कौन कितने नंबर से कितने नंबर तक था। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह कथन किसमें से किस पर लागू होता है, वह राष्ट्र का नेतृत्व तो करता है लेकिन वह राष्ट्र पर नेतृत्व नहीं करता है लेकिन प्रतिनिधित्व तो करता है। तो यह कथन किसके लिए सही है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं, प्रधानमंत्री तो नेतृत्व करते हैं भाई, मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं,
राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति के लिए कथन सही है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व कभी नहीं करते, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र का नेतृत्व कभी नहीं करते, ठीक है। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को पाना पड़ता है कितना? भारी संख्या में मत, 66% मत, 50% मत, 50% से अधिक मत। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल दिया था कि कोई पार्टी कैसे जीतती है, उसी तरह राष्ट्रपति भी जीतेंगे। 50% प्लस 1 वोट, ठीक है। अगर पा गया है कोई व्यक्ति तो वो राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति में आपको पता है चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जानते हैं, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। इस सिस्टम में होता क्या है? इस सिस्टम में मान लिया कोई उम्मीदवार है, 1 2 3 4 ऐसे करके उम्मीदवार है मान लिया, ठीक है। तो इसमें जो वोट करने वाला होता है ना, वोट करने वाला वो क्या करता है? वो ऐसे वोट करता है 1 2 3, और ये मान लिया बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी सी है, और ये वोट करने वाला है, ये वोट करने वाला है मान लो, ठीक है। इसने क्या किया? ए को 1 नंबर वोट दिया, बी को नंबर 2 दिया, सी को नंबर 3 दिया। उसके बाद एक बॉडी आ गई बी, उसके बाद एक बॉडी दूसरा आ गया। इसने क्या किया? इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, और इसको कहा ये 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इनको जो है ये आ गई कोई तीसरी बॉडी। ऐसे करते करते सारे संसद सदस्य देते हैं। मान लो इसने इसको कहा कि भैया आपको मैं 3 दे रहा हूँ, आपको मैं 1 दे रहा हूँ, आपको मैं 2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसको गिना जाता है, इसको गिन लिया जाता है कि 1 से कौन आया है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छी च्वाइस है ना, जो व्यक्ति दूसरा सबसे अच्छी च्वाइस है ना, उसको उठाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जैसे देखो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, चलो एक बार और ले लेता हूं मैं। ये 3 बार क्या हो गए? ये 3 बार जो हो गए ये हो गए आपके क्या कि इनको आप राष्ट्रपति बनाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने दूसरे नंबर पर इनको दे दिया, बी को दूसरे नंबर पर, इन्होंने ए को दूसरे नंबर पर दिया है, इन्होंने यहाँ पर बी को सी को दूसरे नंबर पर दिया है। तो यानी सी के पास क्या है? सी के पास एक वोट यहाँ, एक वोट यहाँ, एक वोट यहाँ है। ऐसे करके आप सबका वोट काउंट करोगे, तब जिसका ज्यादा होता है ना, तब आप उसको राष्ट्रपति बनाते हो, ठीक है। तो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव को अच्छे से मैं और समझा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय कम होने के नाते आप लोग प्लीज यार पूरी लेक्चर पर देखना, राकेश करके वो आपको अच्छे से समझाएंगे पूरा डिटेल में। वहां पे टाइम होता है उनके पास। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय किसने दिया है? अधिकतम समय किसने दिया है? इंदिरा गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ये किसने दिया है? ये दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। कितना दिन? 16 साल 286 दिन, लगभग 16 साल 286 दिन, हाँ 286 दिन दिया था, ठीक है, पंडित नेहरू ने, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिया? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने से पहले इस्तीफा दे दिया? तो देखो, इस प्रधानमंत्री के बारे में एक सवाल और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद ही नहीं गए थे, ठीक है। तो ये कौन से आपके? चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह वो प्रधानमंत्री है जो कभी भी आज तक संसद नहीं गए हैं, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो यही वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, मनमोहन सिंह को। बेटा लगा देना मनमोहन सिंह और करवा लेना गलत, ठीक है। मनमोहन सिंह लगा करके आए थे जिस साल ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। किसमें? एसएससी 10+2 का एग्जाम था, एसएससी 10+2 या एसएससी 10 का एग्जाम था, एमटीएस वगैरह का, उसमें पूछा था। तो इसमें इन्होंने लगा दिया था कि मनमोहन सिंह को कहते हैं। भाई मनमोहन सिंह को नहीं कहते, नरसिम्हा राव को कहते हैं। किसको कहते हैं? नरसिम्हा राव को। तो गाइस मुझे लगता है ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हाँ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज यार अपने ओपिनियन बताते रहा करो कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो गाइस थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।